बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हम आज के इस लेक्चर में हम लोग वर्क इन एनर्जी चैप्टर जो है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है ये मैंने बलूचिस्तान मोड और फेडरल मोड से बनाया। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि अ कार कैरिंग ट्रक अनलोड्स अ 1500 kg कार यूजिंग अ प्लैंक एज शोन इन द फिगर। तो देखिए, कार कैरिंग ट्रक की तस्वीर दी गई है। तो उसमें 1500 kg का ट्रक है, उसको हम लोग एक प्लांक के जरिए, जो प्लांक है, ये जो प्लांक है इसके जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अनलोड कर रहे हैं। द प्लांक्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। अगर कहता है ये प्लांक जो है जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंड इट्स ऊपर एंड इट्स एट 2 मीटर हाइट, और इसका ये जो ऊपर साइड है ये कितने मीटर ऊपर है, 2 मीटर ऊपर है। तो आप लोगों ने क्या करना है, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बताना है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। आल्सो ड्रॉ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो इधर देखिए हम लोग डेटा लिख लेते हैं। पहली बात ये है कि जो मास है कार का, एक कार की बात कर रहा है तो मास है 1500 kg। मास है 1500 kg। और दूसरी बात ये है कि जो हाइट है वो है 2 मीटर। 2 मीटर। और थीटा जो है 30 डिग्री है। थीटा जो है 30 डिग्री है। और वो वर्क मांग रहा है, लेकिन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब बाय ग्रेविटी मांग रहा है। तो हम लोग किस तरह मालूम करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये प्लांक है और ये जो एंगल है 30 डिग्री है, सही। और कार को हम लोग यहाँ से अनलोड कर रहे हैं, तो कार को मैं ऐसे बना रहा हूँ। इस कार को हम लोग लोड अनलोड कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं। तो कितना वर्क किया ग्रेविटी ने? ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? अभी याद रख लेके हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब ये जो वर्क करेगा पार्टिकल के ऊपर, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अगर इस पार्टिकल को आप यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट लाओ, ये पाथ या दूसरा पाथ आप सेलेक्ट करो। दूसरा पाथ मैं रेड लाइन में ड्रा कर रहा हूँ। दूसरा पाथ ये है कि अगर आप ये पाथ फॉलो करो, दोनों केस में वर्क सेम है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलो आ जाते हैं दूसरे पाथ पे। तो दूसरे पाथ पे वर्क मालूम करना बड़ा आसान है। तो हम लोग लिखेंगे कि ये जो वर्क होगा वो होगा, आप लोगों ने पढ़ा है कि वर्क बराबर है, मैं लिखता हूँ कि वर्क बराबर है एफ डी। अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल से करूँ तो एफ डी कॉस थीटा, सही। अभी सिर्फ इस पाथ पे कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे इसमें हॉरिजॉन्टल पाथ ऐड करूंगा। तो देखिए, इसको मैं लिखूंगा वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, लेकिन कॉस जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड होगी। तो ये कॉस जीरो आ जाएगा, कॉस जीरो वर्क। अब याद रख ले, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था, एम जी, और डिस्टेंस कितना कवर किया, एच। तो अगर हम लोग ये वर्क मालूम कर ले तो देखिए हमारे पास 1500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 जी की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 2, और ये आ जाएगा जॉउल में। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें, 1500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 29,400। लेकिन अब याद रखिए, ये वर्क हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, ये ओरिजिनल वर्क। तो अगर आप ये वर्क मालूम कर लें तो ये वर्क जो होगा, ये वर्क जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट यू कवर हो रहा है और फोर्स नीचे की तरफ है, तो इनके दौरान जो एंगल बन रहा है 90 बन रहा है, तो ये वर्क जीरो होगा। तो टोटल वर्क जो होगा इस पाथ पे, जो ऊपर से नीचे फिर हॉरिजॉन्टल, ये होगा, कितना होगा, 29,400 प्लस जीरो, तो ये आ जाएगा 29,400 जाओ, या इसको मैं कह सकता हूँ 29, अगर मैं अशरे को शिफ्ट करूँ तो 29.4 किलो जॉब। 29.4 किलो जॉब। अब यहाँ पे जो उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ ये गलत दिया हुआ
सही। और दूसरी बात याद रख ले कि अ, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप ग्राफ ड्रा भी करना चाहें तो ये भी होगा कि अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लूँ और ये फोर्स ले लूँ, तो चूंकि हाइट बहुत ज्यादा नहीं है तो आप कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि a car having a total mass of 1500 kg including the driver is traveling at a speed of 40 kilometer per hour through a straight path. How much work will be required to stop the set car if the brakes fail and the engine turns off? तो देखिए मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ। तो देखिए ये कार है और ये कार जा रही है, इसकी इनिशियल स्पीड है 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जा रहा है, और इस कार का जो मास है वो है 1500 ड्राइवर के साथ। तो कहता है कि ये इस कार का इंजन ब्रेक फेल हो गए और इंजन टर्न ऑफ हो गया। तो इस कार को स्टॉप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितना वर्क चाहिए होगा। मतलब फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने क्या कर दी, जीरो कर दी। फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने जीरो कर दी, तो कितना वर्क चाहिए, तो हमें कितना वर्क चाहिए, कितना वर्क करना पड़ेगा इसके बाद। और दूसरी बात वो कहता है कि फ्रिक्शन को इग्नोर कर। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट जब जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो लाजिम बात है उसके ऊपर वर्क हुआ है। विदाउट वर्क काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि एक वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। तो यहाँ पे हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लेंगे, और वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक वो वर्क वर्क के बराबर है। तो हमारे पास वर्क आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन को करने का तरीका है। तो देखिए इसको मैं इस तरह भी लिखता हूँ कि W इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर फाइनल काइनेटिक माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक। ठीक है। असल में देखिए वो वर्क मांग रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि वर्क बराबर है। इस केस में हम लोग चेंज काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लेंगे और वो कह लेंगे कि वर्क के बराबर। तो देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए हाफ कॉमन है दोनों एक्सप्रेशन में, एम कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ कि वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर वी आई स्क्वायर। सही। तो अभी देख ले यहाँ पर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि हाफ, अभी मैं वैल्यू सर्च कर लूंगा तो मास है 1500 और वी एफ है जीरो स्क्वेयर माइनस वी आई है 40 किलोमीटर पर हाफ। इसको मैं बदल लेता हूँ मीटर पर सेकंड में। तो वी आई है 40 किलोमीटर पर हाफ, इसको भी मैंने बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ कि 40 किलोमीटर, तो किलोमीटर का मतलब एक किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर है। तो मैं लिख लूंगा 1000 मीटर डिवाइडेड बाई, और एक हार में जो है 3600 सेकंड आते हैं, 3600 सेकंड आते हैं। ठीक है। तो अभी अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँ तो ये तकरीबन आएगा 11.1 मीटर पर सेकंड। 11.1 मीटर पर सेकंड कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यू आएगी। तो अभी अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे दर्ज कर दूं तो ये आ जाएगा 11.1 का स्क्वायर, और वर्क का यूनिट में डायरेक्ट लिख लूंगा जॉल। आप हर चीज हर क्वांटिटी की यूनिट भी लिख सकते हैं, बाद में ऐसा होगा कि जॉल बन जाएगा। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 750। 750। और अगर आप 11 शरीर का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस साइन क्या आ जाएगा, माइनस साइन शुरू में लिख लूंगा, ये आ जाएगा 123.21 और ये आ जाएगा जॉब।
जाओ। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस माइनस 9292 407 जाओ जाओ। सही। और दूसरी बात है, इसको मैं इस तरह भी लिखता हूँ, अशारे यहाँ पर है, अगर अशारे को मैं 3 शिफ्ट करूँ तो यह जगह 92.407 और यह जगह किलो जाओ, किलो जाओ। अभी माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है कि चूंकि इस केस में काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो इस केस में इस जिस्म के ऊपर नेगेटिव वर्क आपको करना पड़ेगा। नेगेटिव वर्क करने का मतलब ये है कि गाड़ी इस तरफ जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ कवर हो रहा है, तो फोर्स आपको मुसलसल इस तरफ लगाना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब है। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अभी तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है a ball of mass 100 gram is released from a height of 30 meters. If the ball encounters an air resistance of 0.4 Newton, find the kinetic energy of the ball just before hitting the ground. चलो मैं इसका पहला डेटा लिख लेता हूँ। कहता है कि बाल है, उसका मास है 100 ग्राम। इसका मतलब है अगर मैं इसको किलोग्राम में लिखूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा और यह जाएगा 0.1 किलोग्राम। 0.1 किलोग्राम। कहते हैं इसको हम लोगों ने फेंक दिया। किस हाइट से? हाइट मैंने लिखी है कितनी है? 30 मीटर से। 30 मीटर से। कहता है द बॉल इनकाउंटर और मतलब का सामना करेगा एन एयर रेजिस्टेंस ऑफ 0.4। ठीक है, यहाँ पर एफ एयर रेजिस्टेंस ये कितना है? 0.4। कहता है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, लेकिन ग्राउंड से पे पहुंचने से जस्ट पहले। तो देखिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, सूरत को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए जमीन है और यहाँ से बाल को रिलीज किया गया है, तो बाल की इनिशियल काइनेटिक वेलोसिटी कितनी होगी? 0, क्योंकि अभी अभी इसको ड्रॉप किया गया है। अभी जब बाल आ रहा है तो एयर में से पास हो रहा है, एयर में से पास हो रहा है। देखिए एयर मॉलिक्यूल बना हुआ है। कहता है जब ये बाल बिल्कुल जमीन को टच करने वाला, बिल्कुल 1 मिलीमीटर से ऊपर, थोड़ा ऊपर होगा, बहुत कम ऊपर होगा, तो हम लोगों ने इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। और ये जो हाइट है टोटल, ये 30 मीटर है। तो अभी सवाल है, पहले तो इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। तो इस थ्योरम से लोग सवाल करें। लेकिन याद रखिए यहाँ पे 2 वर्क हो रहे हैं। जब ये बाल नीचे आ रहा है, ये में कहीं बाल आ रहा था, तो एक फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो नीचे लग रहा है, इसको मैं एफ कहूंगा। लेकिन इस दौरान एक दूसरा फोर्स भी लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस का, तो इसको मैं क्या कहूंगा? एफ एयर। ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है इसलिए नीचे जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा? टोटल वर्क मालूम करूंगा और टोटल वर्क काइनेटिक एनर्जी बराबर। तो अभी देख लिया, अगर आप वर्क मालूम कर ले ग्रेविटी के जरिए, सही, इसको मैं लिख लेता हूँ वर्क बाय ग्रेविटी। मैं इसको लिख लेता हूँ कि वर्क बाय ग्रेविटी। तरीके मैं लिखता हूँ वर्क ग्रेविटी। ग्रेविटी जो वर्क कर रहा है वो कितने के बराबर है? एफ मल्टीप्लाई बाय एच, मल्टीप्लाई बाय एच। एच हाइट है, तो इसका मतलब है जो एफ ग्रेविटी होगा, जो एफ ग्रेविटी है उसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है? एम जी। हाइट कितनी है? एच। लेकिन याद रख ले, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो एफ और जो डिस्प्लेसमेंट है इसका दोनों में एंगल 0 होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने कोई माइनस साइन नहीं लिखा।
अभी अगर आप वैल्यूज दर्ज कर लें तो ये आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये जॉल में आ जाएगा। तो जो मेरे पास वर्क बाय ग्रेविटी है ये कितना होगा, वर्क बाय ग्रेविटी, तो ये आ जाएगा 29.4, 29.4 जॉल। सही। अब याद रख लें कि अगर ये रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट करते तो ये वर्क होता और ये वर्क काइनेटिक एनर्जी के बराबर हम लोग लिख देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ए रेजिस्टेंस भी हम लोग कर रहे हैं। तभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए रेजिस्टेंस ने जो वर्क किया वो भी मालूम करेंगे। तो देखिए वर्क एयर, ये किसके बराबर होगा, एफ एयर मल्टीप्लाई बाय एच, लेकिन यहाँ पे मैं एक माइनस साइन लिखूंगा। माइनस साइन क्यों लिखूंगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो है वर्क कर रहा है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, पार्टिकल नीचे जा रहा है और एयर रेजिस्टेंस ऊपर वर्क कर रहा है। अगर मैं ये वर्क मालूम कर लूं तो वर्क बराबर है यह जगह माइनस एफ एयर कितना है 0.4 और हाइट कितनी है 30 मीटर। तो मैं इसका डायरेक्ट यूनिट लेता हूँ जॉल, तो वर्क इज इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा 12 जॉल, मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 12 जॉल, तो ये आ जाएगा वर्क एयर। सही। अभी टोटल वर्क इसके ऊपर कितना होगा, तो इन दोनों वर्क को जमा कर लो, तो या नेट वर्क जो होगा, नेट वर्क वो ग्रेविटेशनल वर्क जो किया पार्टिकल के ऊपर, प्लस प्लस, और यह जगह -12 जॉब, -12 जॉब। अब याद रखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इसका मतलब है कि मेरे पास वर्क जो नेट होगा, ये 29.4 में से 12 को माइनस कर ले तो ये तकरीबन आ जाता है 17.4, 17.4 जॉब। सही है तक। तो ये नेट वर्क हुआ है, टोटल वर्क हुआ है। अभी याद रख लिया कि वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक जितना नेट वर्क हुआ है, टोटल वर्क हुआ है, वो किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इसका मतलब है जो नेट वर्क हुआ है वो तो हम लोगों ने मालूम कर लिया, ये वो जो हम लोगों ने मालूम कर लिया, ये आ गया 17.4 जॉल। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है, हाफ, सॉरी मैं इसको मैं लिखूंगा, चूंकि वो काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल -0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो इसको मैं इस तरह भी लिखता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जब वो ग्राउंड को हिट करने वाला था उस टाइम कितनी थी, 17.4 जॉल, 17.4 जॉल। तो देखिए ये आंसर जी आ गया, 17.4 जॉल। वहां पे उन्होंने आंसर में जॉल न्यूटन दिया, ये न्यूटन गलत है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है a man pulls a bag along the ground with a force of 80 at an angle of 30 degree from the ground. How much work done the man do in pulling the bag 10 मीटर। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं एक आदमी है, वो फोर्स लगा रहा है 80 एक बैग के ऊपर, किस एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे, और उस बैग ने कितना डिस्टेंस डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर। तो कहते हैं आप वर्क मालूम करें। क्या मालूम करें, वर्क मालूम करें। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट करिए ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये मेरे पास एक बैग है, उसके एक आदमी खींच रहा है और इसके टायर है और वो फोर्स इस तरफ लगा रहा है और बैग इस तरफ जा रहा है, तो ये जो एंगल है ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री। बैग तो इस तरफ जा रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान में ये एंगल बन रहा है। तो कहते हैं बैग के ऊपर आपने कितना वर्क किया होगा,
तो वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा वैल्यूज दर्ज कर लेंगे। तो एफ आ जाएगा 80 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 10 मीटर, मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप वैल्यूज दर्ज कर ले, 80 मल्टीप्लाई बाय 10 800 हो जाएगा, 800 न्यूटन इंटू मीटर। अभी आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यू मालूम करनी कॉस 30 की, कि कॉस 30 की क्या वैल्यू है। तो अगर मैं कॉस 30 की वैल्यू मालूम कर लूँ, कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू 0.866 मल्टीप्लाई बाय 0.866। तो अगर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क मेरे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 800, तो ये आ जाएगा कितना, 692, 692.8, और न्यूटन इंटू मीटर जॉउल के बराबर है। सही, इन्होंने राउंड ऑफ किया है, तो चूंकि ये 8 जो है 5 से ज्यादा है, इसलिए इसको 93 करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है a 250 kg cart is pushed up on an inclined surface. How much work does the pushing force when the cart move up at 3 meter above the ground? Friction is neglected. तो देखिए कार्ट है और उसका मास जो है वो है 250, और उसको हम लोगों ने पुश किया एक सरफेस के ऊपर, और इस बुलंदी पे हम लोग ले गए हैं, वो बुलंदी कितनी है, 3 मीटर। कहता है अगर आप लोग फ्रिक्शन को नजरअंदाज कर लो तो उस पार्टिकल के ऊपर, कार्ट के ऊपर कितना वर्क हुआ है। ठीक है, तो देखिए डायग्राम में बना देता हूँ। ये सरफेस है, अर्थ सरफेस है, और ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है, और उसके ऊपर कोई खाट है, कोई ऑब्जेक्ट है, खाट है, उसको लोगों ने मूव किया यहाँ से यहाँ तक। मैं पूरा कंप्लीट पिक्चर नहीं बना रहा, और ये जगह कितने ऊपर है, 3 मीटर ऊपर है। तो कहते हैं कितना वर्क हुआ है इसके ऊपर अगर हम लोग फ्रिक्शन को नजरअंदाज करें। तो इस केस में याद रखिए, आपने जितना वर्क किया है वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन होता तो हम लोग फिर और तरीके से डील करते हैं, उसमें फ्रिक्शन के फोर्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या रखेंगे कि W बराबर है mgh, mgh जितना वर्क हुआ इसके ऊपर वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया, क्योंकि कोई एयर रेजिस्टेंस, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। तो m की वैल्यू कितनी है, 250 kg, मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट कितनी है, 3 मीटर। तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज सर्च कर दूं तो ये आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 7350, 7350 जाओ। और देखिए ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कहता है पंप लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम अ वेल टू अ टैंक 30 मीटर अबव द well. If there are 100-meter cube water stored in the tank, how much work against the gravity is done by the pump? Density of water is this. तो देखिए कुआं है, कुएं से ऊपर एक टैंक है जिसमें हम लोग पानी ले गए, और ये जो टैंक कितना ऊपर है, हाइट दी गई है, हाइट इसकी है 30 मीटर, और ये जो टैंक है इसके अंदर पानी कितना मौजूद है, मतलब कितना पानी हम लोगों ने शिफ्ट किया है, उसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम इसको मैं वी से लिखता हूँ, कैपिटल वी से, और वो कितना है, 100 मीटर क्यूब, 100
मीटर क्यूब। इतना पानी ऊपर हम लोग ले गए कुएं से टैंक में पंप के जरिए। कुएं से टैंक कितना ऊपर है? 30 मीटर ऊपर है। कहता है कितना वर्क हुआ है अगेंस्ट वर्क, लाजिम बात पंप नहीं किया है। अगर पानी की जो डेंसिटी है, डेंसिटी को हम लोग रो से जाहिर करते हैं, और वो कितना है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। तो हम लोगों ने वर्क मालूम करना है। सही। तो देखिए सिंपल सी बात है, एक टैंक है, फर्ज करिए कोई टैंक है, और ये कुआं है नीचे, और यहाँ से हम लोगों ने पानी को पंप किया है मोटर के जरिए यहाँ तक। तो कितना वर्क किया है ग्रेविटी के। तो देखिए हम लोग वर्क को लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू, इसके फिर वही बात है कि वर्क इज इक्वल टू, कोई फ्रिक्शन कोई एयर रेजिस्टेंस की बात उसने नहीं की, तो वर्क बराबर है पोटेंशियल। अभी जी हमें पता है, एच पता है, मास पता, लेकिन आप लोग को पता है कि डेंसिटी जो है वो मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के बराबर है। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसका मतलब है अगर हम लोग मास मालूम करना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज दर्ज करूँ तो मेरे पास मास आ जाएगा। तो देखिए 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर क्यूब, ये कैंसिल हो गए, तो मेरे पास मास आ गया। 3 सिफर ये है, 2 सिफर ये है, तो 10 की ताकत हो जाएगा 5 kg। ठीक है, 3 सिफर ये है, 2 सिफर ये हो गए, 5 हो गए। तो अब इस फार्मूले में आ जाते हैं, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है वैल्यूज दर्ज कर लेते हैं, तो मेरे पास ठीक है, वर्क इज इक्वल टू 10 की ताकत 5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 30। सही। हम इस क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं कि 10 की ताकत 5 kg, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 30 मीटर, फिर सारे यूनिट जो है वो मिल मिला के बन जाएंगे जॉब। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखिए ये मेरे पास आ गया तकरीबन, इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। 9.8 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 9.8 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आ जाएगा 294 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जॉब। सही। अब याद रख ले, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 294 को अगर आप राउंड ऑफ कर ले तो तकरीबन आ जाएगा 300 के करीब। 300 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जॉब। या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर अभी आशारा यहाँ पर है, इसको मजीद में 2 शिफ्ट करता हूँ। स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आशारिया के लेफ्ट पे एक नॉन जीरो होना चाहिए। एक नॉन जीरो क्या है? 3। तो इसको मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ ये था, लेकिन अशरे को मैंने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है, तो 2 का इजाफा हो जाएगा, तो यह जाएगा 7 जॉल। और देखिए ये आंसर है आपको। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली horizontal on a vein of mass 2500 kg। तो देखिए फोर्स लग रहा है 6000 वैन के ऊपर। वैन जो है उसका मास है 2500 kg। द वैन स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब है वैन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। और वैन ने ट्रेवल किया डिस्टेंस, वैन ने डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर, 110 मीटर सॉरी। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एंड काइनेटिक। कहता है तो आप इसकी फाइनल स्पीड बताओ और काइनेटिक एनर्जी बताओ। राइट। तो आ जाते हैं, मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखिए फर्ज करिए एक वैन है, वैन मैं आसानी से इस तरह बना सकता हूँ, ये बना लिया। वैन स्टार्ट किया इनिशियल वेलोसिटी से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0।
इसके ऊपर फोर्स ने अमल करना शुरू कर दिया। तो जब फोर्स ने अमल शुरू कर दिया तो इसकी रफ्तार बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तकरीबन वो कहता है ये फोर्स लग रहा था 110 मीटर तक। तो अभी आप इसकी स्पीड बताओ और काइनेटिक एनर्जी बताओ। नहीं? तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हम लोग वर्क मालूम कर लेंगे, वर्क को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख लेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी पता चल गई तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है, तो उससे भी मालूम कर। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, सॉरी, इसको मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, जीरो, और ये वर्क के बराबर आ गया। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा वर्क किसके बराबर है, एफ डी के बराबर है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान एंगल जीरो है। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो गई, फोर्स है 6000 6000 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 110 मीटर। तो अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी फाइनल, यहाँ पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, अ, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई 6,60,000 जूल्स। सही। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि जो बुक ने दिया हुआ है अगर उसके मुताबिक मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 660 आशार्य अभी यहाँ पर है तो आशार्य को शिफ्ट करूंगा 3 डिजिट डिजिट 1 2 3, तो मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 3 किलो जूल। सही। अब ये कुछ चीज मालूम करनी है कि स्पीड मालूम करनी है, तो इसके लिए आप लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हाफ एम फाइनल स्पीड का स्क्वायर। तो अगर मैं ये मालूम करना चाहूँ, वी मालूम करना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय एम, डिवाइडेड बाय एम। तो यहाँ पे अगर मैं सारे वैल्यू दर्ज कर लूँ तो फाइनल का स्पीड आ जाएगा, फिर उसको हल करके स्क्वायर रूट लेकर सिर्फ ही मालूम कर। तो देखिए मैं लिख सकता हूँ वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 660 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय मास कितना है 2500, तो यह आ जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज दर्ज कर लूँ, सॉरी हल कर लूँ, तो ये मेरे पास 10 to the power 3 को छोड़ देंगे, तो ये मेरा सारा हल करने के बाद आएगा 528 मीटर पर सेकेंड। ये सब मिला के ये वैल्यू आ गए, इन सबको मैंने हल किया, सब तो ये वैल्यू आ गई। अभी मुझे याद है कि यहाँ पे वी स्क्वायर नहीं चाहिए, वी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, तो बी एफ का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट लूंगा, तो आ जाएगा 555 528 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि देखिए वी एफ का स्क्वायर है, और अगर इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएंगे साथ, और ये कैंसिल हो गया तो वी एफ आ गया 528 का स्क्वायर रूट लिया मीटर पर सेकंड, 23 मीटर पर सेकंड। तो देखिए ये आंसर दिया हुआ है।
अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड टू रेज अ ब्लॉक ऑफ मास 500 kg। कितनी कितनी पावर दरकार है कि हम लोग एक ब्लॉक को मूव करें जिसका मास है 500 kg। कितना मूव करे उसको? वर्टिकल हाइट है 15 मीटर और टाइम जो है वो है 50 सेकेंड। 50 सेकेंड। एक्सप्रेस योर आंसर इन हार्स पावर। पावर मालूम करनी है हम लोगों ने हार्स पावर। तो देखिए एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, उसको हम लोगों ने उठाया यहाँ से यहाँ तक। लाजिमी बात है किसी मशीन के जरिए उठाया होगा। तो कहता है कि जब आप लोगों ने इसको उठा लिया यहाँ से यहाँ तक, उठाया कितने टाइम में? 50 सेकंड में। और कितनी बुलंदी तक उठाया है? 15 मीटर। 15 मीटर की बुलंदी तक उठाया है। तो आप बताएं इसके जो पावर रिक्वायर्ड थी वो बताएं। तो देखिए इस केस में भी सिंपल सी बात है कि पावर बराबर है mgh। वर्क जो है mgh है डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर इज इक्वल टू m जो है 500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 15 और डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 50। तो ये जो आएगा वाट में। आंसर किस में आएगा? वाट। तो अगर मैं इतना कर लूँ तो मेरे पास जो पावर आएगा, पावर आ जाएगा 1470 वाट। 1470 वाट। लेकिन वो जो है वाट में नहीं मांग रहा, हार्स पावर में मांग रहा है। आप लोग को पता है कि 1 हार्स पावर जो है 746 वाट के। 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर है। इसका मतलब है अगर मैं 1 वाट मालूम कर लूँ, 1 वाट कितना होगा? 1 हार्स पावर डिवाइडेड बाय 746। 700। अभी देख लीजिए यहाँ पे जो वर्क लिखा हुआ है, वाट लिखा हुआ है, तो वाट की जगह में क्या लिखूंगा? हार्स पावर डिवाइड बाय 700। यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे। तो मेरे पास आ जाएगा पावर इज इक्वल टू 1470 और इसकी जगह लिखूंगा हार्स पावर डिवाइडेड बाय 746। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा तकरीबन 1.97 हार्स पावर। 1.79 हार्स पावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा तेजी से करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है। कहता है बॉडी ऑफ मास इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर 100 मीटर अबव द ग्राउंड। तो देखिए ये एक टावर है, ये एक टावर है। फर्स्ट इस टावर को मैं इस तरह बना रहा हूँ और इस टावर की जो हाइट है वो कहता है 100 मीटर। और हम लोगों ने बॉडी का जो मास है वो m है, उसको हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है। बॉडी का मास m है, कुछ भी हो सकता है, 10 kg 20 kg, उसको हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है। तो ड्रॉप करने का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट विच द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स 30 मीटर पर सेकंड। अभी देखिए जब ये नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड। तो कहता है आप इसकी हाइट बताएं कि ग्राउंड से कितनी बुलंदी पे इसकी जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड। सही। देखिए बाल को लोगों ने ड्रॉप कर दिया, इसकी रफ्तार बढ़ते 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 कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकंड। तो कितनी बुलंदी पे ये इसकी रफ्तार जो है 30 मीटर पर सेकंड। सही। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। इसको इस हाइट को कहता हूँ h1 और इस हाइट को कहता हूँ h2 और इसको मैंने मालूम करना है। कोई है रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है। अब देखिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे? जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है यहाँ से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ रही है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि लॉस इन पी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी हुई
तो वो किसके बराबर है, गेन इन के, उतनी काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी कितनी आ रही है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एम की, और मैं लिखूंगा H1 माइनस H2। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये फासला कितना है, यहाँ से यहाँ तक फासला H1 माइनस H2, और काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना है, तो वो किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर, या वी एफ स्क्वायर लिख ले या वी लिख ले, मैं वी लिख रहा हूँ, इसको भी मैं सिर्फ वी कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे एम एम कैंसिल हो रहा है, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2G H1 माइनस H2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अभी सारी क्वांटिटीज दी गई है, H1 दिया गया है, H2 दिया गया है, तो वैल्यूज दर्ज कर लेते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय H2 माइनस H1, H1 माइनस H2, तो ये मेरे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 100 सॉरी 100 माइनस H2 हम लोगों ने मालूम करना है, H2 मालूम करना है। और याद रखिए V भी हमें दिया गया है, तो V की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 30, तो V की जगह लिख लेंगे 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। अब 30 का स्क्वायर ले लें, तो 30 का स्क्वायर कितना आएगा, 900, 900 बराबर है, इसको हल कर लेते हैं। तो इसको किस तरह हल करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, 1960, और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये आ जाएगा 19.6H2, सही। लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से भी मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, फिर इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अभी मैंने H2 मालूम करना है, तो H2 मालूम करने के लिए इस क्वांटिटी को उधर शिफ्ट कर दूंगा और उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा इसको, तो यह आ जाएगा 19.6H2 बराबर है 1960 माइनस 900, माइनस 900, तो ये मेरे पास आ जाएगा H2 इज इक्वल टू 1960 में से 900 को माइनस करेंगे तो 1060 आ जाएगा, और ये जो है ये क्वांटिटी को भी शिफ्ट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 19.6, और ये आंसर किस में आएगा, मीटर में। तो जब आप इसको हल करेंगे तो H2 आ जाएगा तकरीबन 54 मीटर। इसका मतलब है कि 54 मीटर की बुलंदी पर ये जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। तो ये थे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स हैं। पहले ये है कि आप लोगों ने पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, एक मरतबा आस्ते आस्ते रीड करना है। दूसरा स्टेप ये है कि सवाल को पढ़ते हुए जाना है और डेटा को लिखना है। जब ये स्टेप हो गया तो फिर तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि जो क्वांटिटीज दी गई है और जो मांगी गई है उनके दरमियान ताल्लुक क्या है, मतलब फार्मूला ढूंढना है। जो फार्मूला आपके पास आ गया तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है,